हेलो 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 हेलो। बहुत तेज आवाज़ है। हेलो। बहुत तेज है। बहुत तेज है। ये बहुत तेज आवाज़ है। कम करिए। हेलो हेलो। अब से। गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए एक बार याद दिला दे कि पिछली क्लास में हमने क्या सीखा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट स्टार्ट किया था। बेटा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम लोग ने बेसिकली सबसे पहले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है वो डिस्कस किया। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब हमने बताया था कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर प्रोमिजरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और क्या है, चेक, ये दोनों तीनों चीज़ क्या होती हैं, इंक्लूड होती हैं, राइट। फिर बेटा हमने इसके बाद डिस्कस किया था कि भाई जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, अच्छा, प्रोमिजरी नोट, चेक, और हमने प्रोमिजरी नोट, चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज बताया था। फिर इसके बाद बताया था कि विच इज़ पेबल आइदर टू राइटनर टू ऑर्डर के बेसिस पे या बियरर के बेसिस पे। फिर हमने आपको बताने की कोशिश की थी बेटा इसके बाद कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमने प्रॉमिजरी नोट आपको पढ़ा दिया था। फिर हमने आपको बता दिया था बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज के हमने आपको ये बता दिए थे कि बिल ऑफ एक्सचेंज में भी तीन पार्टी होती हैं, एक ड्रॉवर होता है, एक ड्रॉई होता है, एक पेई होता है। ड्रॉवर का मतलब होता है जो बिल बनाता है, और ड्रॉई का होता है मतलब जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया जाता है, जो एक्सेप्टर होता है उसी को ड्रॉई बोलते हैं, और जिसके फेवर में बनाया जाता है वो क्या होता है, पेई। फिर हमने आपको होमवर्क दिया था बेटा कि भाई आप एसेंशियल फीचर्स, बिल ऑफ एक्सचेंज के एसेंशियल फीचर्स आप पढ़ लेंगे, जिसमें कि हमने आपको बताया था कि जनरली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के जो फीचर्स थे मिलते जुलते वही थे, जैसे कि ये रिटेन में होना चाहिए, और बेसिकली जो ऑर्डर पे किया जाए वो ऑन ऑर्डर पे किया जाए, है ना बेटा। दूसरी बात हमने बताई थी कि ये अनकंडीशनल होना चाहिए, और इसमें जो ड्रॉवर्स है उसका साइन होना चाहिए। इसके अलावा ड्रॉवर, ड्रॉई, पे क्या होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, और जो सम्स ऑफ अमाउंट प्रॉमिस करने, पे करने के लिए प्रॉमिस किया जा रहा है वो भी एकदम सर्टेन होना चाहिए, और जो प्रॉमिस पे करने के लिए किया जा रहा है वो मनी होना चाहिए, और डूली उस पर क्या होना चाहिए, स्टैम्प होना चाहिए। ये हमने बता दिया था। अब आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं बेटा, चेक। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, चेक। सर वॉइस कम आ रहा है। अच्छा बेटा, आवाज़ कम आ रही है। अब चेक करिए आप लोग प्लीज़, आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है बेटा, प्लीज़ देखिए। बच्चे बच्चे बताइए बेटा, आवाज़ आ रही है मेरी? बच्चे बताइए, आवाज़ आ रही है? सही है सर। चलिए बेटा अब हम पढ़ना स्टार्ट करें, पढ़ाना स्टार्ट करें। चलिए हमने चेक, अब आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो चेक पढ़ने जा रहे हैं। चेक का मतलब क्या होता है, लिखिए बेटा, चेक। सेक्शन 4, चेक। सेक्शन 4 चेक, लिखो बेटा। चेक means a bill of, check means a bill of exchange drawn on a specified bank, specified bank या banker, and not express to be payable otherwise, लिखो बेटा, otherwise than a demand।
ए डिमांड। लिखिए बेटा, फिर लिखो चेक इंक्लूड, चेक इंक्लूड लिखो बेटा ट्रंकेड, ट्रंकेड चेक। दूसरा लिखो इलेक्ट्रॉनिक, चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। दूसरा लिखो चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। बेटा लिखो, फिर हम आपको समझाते हैं। फिर आप लिखो नोट करके, नोट ट्रंकेटेड चेक। ट्रंकेटेड चेक का मतलब लिखो ए चेक, लिखो बेटा विच इज truncated during the course of clearing cycle, साइकिल। दूसरी बात, either by the clearing house या बैंक, whether paying या रिसीट पेमेंट। अभी बेटा हम अच्छी तरह से बताते हैं, या रिसीट पेमेंट। लिखिए बेटा, अभी बेटा सब बताते हैं। रिसीट पेमेंट, रिसीट पेमेंट, immediately on generating of an image form या इलेक्ट्रॉनिक इमेज लिख लो, ज़्यादा बढ़िया है। इलेक्ट्रॉनिक इमेज फॉर ट्रांसमिशन सब्स्टिट्यूट लिखो, सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट लिखो बेटा। सब्स्टिट्यूट द फर्दर फिजिकली मोमेंट of the check in writing। बेटा अभी हम अच्छी तरह से बताएंगे आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। इसके बाद लिखो चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, चेक इन इलेक्ट्रॉनिक। प्रैक्टिकली लाइफ में कैसे होता है वो सब बताएंगे।
लिखो बेटा, ए चेक इन द electronic form means a check which certain the exact image of a paper check. दूसरा, and is generated, written and signed in a secure system, बेटा लिखो, फिर बताते हैं सिक्योर सिस्टम, आगे इंश्योरिंग the minimum safety standard with the use of digital signature and asymmetrics क्रिप्टो सिस्टम। बेटा लिखो, अभी हम आपको अच्छी तरह से समझाते हैं कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। लिखिए बेटा प्लीज, लिखिए बच्चे, फिर हम आपको अच्छी तरह से समझाएं कि ये हम क्या पढ़ रहे हैं। ओके बच्चे प्लीज। लिखिए बेटा, लिख लो तो बताओ हमें। सॉरी, लिखिए बेटा। हाँ डन बेटा। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। अब हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि भाई चेक का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेक। चेक का मतलब क्या होता है बेटा। बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट हमने बता दिया। अब हम चेक की बात करने जा रहे हैं। तो हम चेक की बात करें तो चेक के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए बेटा, इसमें लिखा है कि चेक का मतलब होता है ए बिल ऑफ एक्सचेंज। चेक भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज ही होता है, याद रखना। यहाँ लिखा है चेक का मतलब ए बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन ए स्पेसिफाइड बैंकर। बस यही फर्क होता है कि जो चेक होता है वो भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज ही है, बट बशर्ते ये जो ड्रॉ किया जाता है, ये ड्रॉ किसके ऊपर केवल किया जाता है, बैंकर के ऊपर। जनरली जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज हमने पढ़ा था, तो बिल ऑफ एक्सचेंज में ऐसा हमने बैंकर वर्ड यूज नहीं किया था। जो ड्रॉ किसके ऊपर किया जाता था, ड्रॉई। अब वो ड्रॉई बैंक भी हो सकती है,
ड्रॉई बैंक भी हो सकती है और अदर देन बैंक भी हो सकती है ना बेटा? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बेटा? अच्छा एक मिनट, सेक्शन, हाँ बेटा, ये तो 4 तो प्रोमिजरी नोट था, 5 बिल ऑफ एक्सचेंज था। ऑब्वियस सी बात है, ये कौन सा सेक्शन होगा बेटा? 6 ही होगा। ओके स्टार्ट करें। देखो बेटा, प्रोमिजरी नोट हमने 4 पढ़ाया था, बिल ऑफ एक्सचेंज हमने 5 पढ़ाया था, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो चेक है वो सेक्शन क्या होगा? 6 होगा। चलिए अब हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि भाई बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब, बिल ऑफ सॉरी चेक का मतलब ए बिल ऑफ एक्सचेंज जो कि बैंक के ऊपर ड्रॉ किया जाए। आगे क्या लिखा है? नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ए डिमांड, और जो कि केवल डिमांड के अकॉर्डिंग ही दिया जाता है। मतलब चेक का मतलब ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज जो कि बैंकर के ऊपर ड्रॉ किया जाता है बट ऑन डिमांड बेसिस पे। बस ये बातें याद रखो। चेक का मतलब ने क्या बताया? चेक का मतलब ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ ऑन स्पेसिफाइड बैंकर एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज, या अदरवाइज या देन ए डिमांड। मतलब अदरवाइज देन ए डिमांड मतलब अदर देन डिमांड के बेसिस पे ये पेबल नहीं होगा। मतलब इससे हमें ये बात पता चली कि जो चेक है वो हमेशा ऑन डिमांड के बेसिस पे ही पेबल होता है। क्लियर? चलिए दूसरी बात हमने ये लिखी है कि जो चेक होता है, जो चेक है बेटा, इंक्लूड, चेक के अंदर एक इंक्लूड होता है ट्रंकेटेड चेक और एक है चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ये दोनों का मतलब अभी हम आपको अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, वैसे हमने नोट्स में लिख रखा है। इसके बाद भी एक पॉइंट लिखो बेटा, फिर समझाते हैं अभी दोनों चीजें। इसके अलावा तीसरी चीज याद रखनी है कि अंडर द चेक, अंडर द चेक, चेक के अंदर बेसिकली, एक मिनट नोट हमने कर दिया, या तो यहीं लिख दो बेटा। चेक के अंदर भी कितनी पार्टी होती हैं? आप यहां लिख लो, सॉरी, अंडर द चेक देयर आर 3 पार्टी। कितनी पार्टी होती हैं बेटा? इसमें भी कितनी पार्टी होती हैं? 3। पहला ड्रॉवर, दूसरा ड्रॉई, तीसरा पेई। मतलब आपको ये भी याद रखना है कि जो चेक है, चेक के अंदर 3 लोग होते हैं, ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई। बेटा अब तीनों का मतलब समझ लो। ड्रॉवर का मतलब होता है कि जो बंदा राइट ना चेक क्या कर रहा है? बना रहा है। मतलब जो अकाउंट होल्डर होता है, जो अकाउंट होल्डर होता है, अकाउंट होल्डर ऐसे समझ लो, अकाउंट होल्डर या जो चेक को ड्रॉ करता है, ही विल कॉल ड्रॉवर। ड्रॉई का मतलब होता है जिस बैंक का अकाउंट वो चेक ड्रॉ करता है, जिस बैंक का चेक ड्रॉ करता है उस बैंक को हम क्या बोलते हैं? ड्रॉई बोलते हैं। और जिसके नाम का चेक, जिसके फेवर में, इन फेवर, जिसके फेवर में वो चेक ड्रॉ किया जा रहा है, वो बंदा क्या होता है? पेई। वो बंदा क्या होता है? पेई। फिर समझ लो, हमने क्या बताया कि भाई चेक का मतलब ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज जो कि बेसिकली ऑन डिमांड बेसिस पे ही पेबल होता है, पहली बात। दूसरी बात बताई कि जो चेक है जिसके अंदर 2 चीज इंक्लूड होती हैं, उस चेक के अंदर 2 चेक भी इंक्लूड होते हैं, एक ट्रंकेटेड चेक और एक चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अभी ये दोनों का मतलब हम आपको अच्छी तरह से बताएंगे। तीसरी बात हमने बताई कि जो हम चेक पढ़ने जा रहे हैं, चेक के अंदर 3 पार्टी होती हैं। चेक के अंदर कितनी पार्टी होती हैं? 3। एक होता है ड्रॉवर, दूसरा होता है ड्रॉई, तीसरा क्या होता है? पेई। देखो बेटा, ड्रॉवर का मतलब होता है कि जो चेक ड्रॉ कर रहा है, जो अकाउंट होल्डर है, ही विल कॉल्ड एज ए ड्रॉवर। नेक्स्ट वन है ड्रॉई।
ड्रॉई का मतलब है जिस बैंक के ऊपर ड्रॉ किया जा रहा है, मतलब जिस बैंक का आपका चेक है। आपने जैसे हमारा अकाउंट एसबीआई में है, हमने किसी को 5,000 का चेक दिया, तो यहाँ पे एसबीआई बैंक क्या हो जाएगी, ड्रॉई। और मैंने चेक दिया है तो मैं क्या बन जाऊंगा, ड्रॉवर। जिसके फेवर में हमने चेक दिया वो क्या बन जाएगा, ड्रॉई। क्लियर हो गई बात बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो मेन पॉइंट्स है, राइट ना, ट्रंकेटेड चेक और चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। पहले तो हम बात करते हैं ट्रंकेटेड चेक क्या होता है बेटा। पहले हम क्या बात करते हैं, ट्रंकेटेड चेक। बेटा आपको पता है आज के करीब 15 साल 20 साल पहले, मतलब 2010 के पहले ये जमाना हुआ करता था कि जैसे हम चेक किसी को देते थे और वो दूसरे स्टेट का चेक होता था, तो प्रैक्टिकली लाइफ में पहले जमाने में क्या होता था, आज के 10-15 साल के पहले, जैसे कोई ए बंदा है, देखो बेटा समझते जाइए। अब ये बंदा लेट सपोज है कानपुर का, राइट ना, ओके। और एक बी बंदा है, जो बंदा कहाँ का है बेटा, दिल्ली का है, राइट ना। चलिए अब ए ने क्या किया, बी को लेट सपोज 1 लाख रुपए का गुड्स बेच दिया, सोल्ड गुड्स, है ना बेटा। 1 लाख का गुड्स बेचा। अब 1 लाख रुपए का क्या होता था कि जो चेक है, वो चेक 1 लाख रुपए का चेक बी इसे लेगा करके क्या कर देता था, दे देता था। अब देखो बड़ा, पहले 10 साल के पहले का प्रोसेस क्या होता था कि ये जो चेक है, ये चेक ये दे देता था, राइट। तो जब ये चेक इसको हैंडओवर किया, तो जैसे लेट सपोज इस ए बंदे का बैंक जो है वो कानपुर के अंदर एसबीआई बैंक में है। अब इसका बैंक अकाउंट कहाँ पे है, एसबीआई में है। तो ये क्या करता था, उस चेक को कहाँ पे प्रेजेंट कर देता था, एसबीआई। समझते जाइए बेटा। जैसे जो बी बंदा दिल्ली का होता था, इसका भी बैंक होता था। अब इसका बैंक जैसे दिल्ली के अंदर हम एज्यूम करें पीएनबी बैंक है, राइट। अब जरा देखो बेटा, पहले के जमाने में क्या प्रोसेस होता था कि भाई जब ये चेक यहाँ पे अपने बैंक में उसको प्रेजेंट करता था, तो ये चेक क्या होता था, कोरियर के थ्रू, ये चेक क्या होता था, कोरियर के थ्रू ये बैंक में आता था। किसके लिए आता था, फॉर साइन वेरिफिकेशन। एक तो साइन के वेरिफिकेशन के आता था, और प्लस बैलेंस है इनके अकाउंट में कि नहीं, प्लस बैलेंस के लिए आता था। ओके बेटा, जरा सोचो, अब आप पहले जमाने में 10-15 साल पहले, और गवर्नमेंट के एम्प्लॉय कैसे होते आपको पता है, एकदम, हाँ हम बोल नहीं सकते क्लास में। तो मेरा कहने का मतलब ये प्रोसेस, अब यहाँ से क्या होता था, ये चेक इनके पास इस बैंक में आता था कि देखो भाई ये अकाउंट नंबर है, राइट ना, ये आपके कस्टमर ने हमें चेक, हमारी पार्टी को चेक दिया है, ये चेक में साइन किया है, ये अमाउंट का है, क्या आपके इनके अकाउंट में ये पैसा है, क्या इन्होंने साइन जो किया है क्या ये वैलिड है। तो यहाँ पे जो बैंक का बंदा होता था वो उसे वेरीफाई करके क्या करता था, ओके करता था। तो फिर ये लेटर फिर दोबारा किसके पास आता था बेटा, किसके पास, फिर से उस बैंक के पास आता था जहां पे ए ने क्या किया है, चेक को प्रेजेंट किया है। समझते जाइए। तो जरा सोचो बेटा, पहले के जमाने में ये प्रोसेस में बहुत दिन लगा कर जाते थे, 15-15, 20-20 दिन में चेक क्लियर होते थे। इससे क्या होता था, बहुत सारा लॉस होता था। एक तो बेटा कॉस्ट बढ़ जाती थी बैंक की, मतलब एक कोरियर का चार्जेज, प्लस टाइम हो गया, प्लस एक बैंक इसके लिए 1-2 स्टाफ रखता था, मतलब बहुत सारे खर्चे होते थे। तो 2012 में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया कि ये जो फिजिकली चेक का मोमेंट है कि भाई पर्टिकुलर उस बैंक में जाता है, फिर बैंक उसको वेरीफाई करती है, फिर ओके करती है, फिर ये चेक वापस आता है, फिर हम क्लियरिंग करते हैं। इस सारी चीजों को बैंक ने सिस्टम ही खत्म कर दिया। अब क्या है बेटा,
ट्रंकेटेड चेक का मतलब, अब ये तो पहले जमाने की बात होती थी, अब प्रेजेंट टाइम की बात करें, ट्रंकेटेड चेक की बात करें, ये तो पहला प्रोसेस था। तो बैंक इस प्रोसेस को खत्म करने के लिए बैंक ने क्या किया है, अब बैंक के ही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, मतलब जैसे सेम क्वेश्चन वही ले लेते हैं, जैसे ए था, ए का बैंक कहाँ पे था बेटा, एसबीआई में था। एसबीआई कहाँ पे बेटा, कानपुर। ये बंदा कहाँ का था, कानपुर का। अब क्या प्रोसेस होता है, अब ये प्रोसेस होता है, ये बंदा कहाँ का है बेटा, दिल्ली का है, और इसकी बैंक कहाँ पे है, पीएनबी। पीएनबी। अब क्या होता है कि जैसे इसने इसको 1 लाख रुपए का, लेट सपोज 1 लाख रुपए का चेक दिया है ना बेटा। अब कैसे चेक की क्लियरिंग होती है, इस एट प्रेजेंट मोमेंट में चेक की जो क्लियरिंग हो रही है उसी को हम ट्रंकेटेड चेक बोलते हैं। अब क्या होता है बेटा कि जैसे इसने चेक दिया, इसने चेक कहाँ पे, इस बैंक के अंदर प्रेजेंट कर दिया। तो बेटा बैंक के अंदर 2 तरह के स्टाफ होते हैं, याद रखना। एक होता है बैक, राइट ना, बैक स्टाफ, ओके बेटा। एक फ्रंट होता है। फ्रंट का मतलब है कि जो हम लोग सामने जाते हैं, जो बंदे बैंक में डील करते हैं, काउंटर पे बैठे रहते हैं, वो वो फ्रंट स्टाफ होते हैं। एक होते हैं बैक स्टाफ, जो पब्लिक डीलिंग जिसका नहीं होता, मतलब यहाँ पे बहुत सारे स्टाफ बैंक के अंदर होते हैं, ओके बेटा, जो कि बैकडोर में काम करते हैं। बैकडोर का मतलब ये हुआ कि बेसिकली यहाँ पे वो लोग का काम ही यही होता है, चेक से रिलेटेड। अब जो बैकडोर के स्टाफ होते हैं, जब यहाँ पे चेक आया, चेक क्या हुआ बेटा, इनके पास चला गया, किसके पास, जो बैकडोर के स्टाफ होते हैं उनके पास। अब स्टाफ क्या करते हैं कि उसमें से जिस बैंक का जो भी चेक है, जिस बैंक का जो भी चेक है, समझते जाइए बेटा, जिस बैंक का, जैसे अब एसबीआई के अंदर बहुत सारे बैंकों के चेक आ गए, जैसे एसबीआई के खुद के एक दिन में 50 चेक आ गया। जैसे पीएनबी का हम एग्जांपल ले रहे हैं, 75, किसी क्लाइंट ने 75, मतलब सब अलग अलग करके 75 चेक आ गया। आईसीआई के लेट सपोज 10 चेक आ गए। तो सारे चेक को क्या होता है कि जो बैकडोर वाला स्टाफ होता है वो सारे चेक को स्कैन करता है। वो क्या करता है, स्कैन करता है, स्कैनिंग ऑफ चेक। चेक को क्या करता है बेटा, स्कैन करता है। स्कैन करने के बाद, स्कैन और अच्छा बेटा, स्कैन करने के बाद ये क्या करता है कि इनके एक बहुत से राइट ना हाउसेज होते हैं, क्लियरिंग हाउसेज होते हैं। हर बैंक के क्लियरिंग हाउसेज होते हैं। क्लियरिंग हाउसेस का मतलब ये हुआ बेटा कि यहाँ पे क्लियरिंग हाउसेस का मतलब कि जहाँ से चेक क्लियर होता है, तो ये चेक स्कैन करके ये कहाँ पे भेज देते हैं बेटा, क्लियरिंग हाउसिंग में। समझते जाइए। अब ऐसे ही इस पीएनबी बैंक का भी क्या होगा, बैकडोर का स्टाफ होगा, बैकडोर का स्टाफ होगा बेटा। और इनके भी क्या होते हैं, पीएनबी के क्या होंगे, पूरे एक सिटी के अंदर एक ही क्लियरिंग हाउसेज होता है जनरली, 1 या 2। अब वो क्लियरिंग हाउसिंग इनके भी होंगे बेटा, क्लियरिंग हाउसिंग इनके भी होंगे। तो इधर से भी, तो यहां से ये स्कैन करके जो स्कैन वाला चेक है, ये चेक पीएनबी वाले में जाएगा। कौन से, ये तो किसका है, एसबीआई का है। ये कौन सा है बेटा, पीएनबी। पीएनबी के पास जाएगा। अब पीएनबी बैंक के पास जब स्कैन होकर के जाएगा, तो ये पीएनबी बैंक, इनके पास सारा डाटा इस कस्टमर का होगा इनके पास, तो ये इसको स्कैन में चेक कर लेते हैं कि जो साइन है क्या इज दैट वैलिड है, क्या अमाउंट इनके बैंक में है, सब कुछ ओके हो जाता है, तो तुरंत ये क्या कर देते हैं, ऑनलाइन ही कंफर्म कर देते हैं। जिस समय ऑनलाइन कंफर्म किया उसी समय इनको कंफर्म कर देते हैं, और कंफर्म करने के बाद ये अकाउंट में पैसा क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो जरा सोचो, अब ऑनलाइन होने से जो 20 दिन का आउटसाइड स्टेशन का जो चेक होता था, 20-20, 25-25 दिन लग जाते थे
और लोकल जो चेक होते थे लोकल एरिया के, उसमें एक एक हफ्ते लग जाते थे। अब वो सारा सिस्टम खत्म हो गया। अब चेक केवल एक दिन में क्लियर हो जाता है। जैसे आज आपने चेक प्रेजेंट किया, कल आपका क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आज आपने चेक प्रेजेंट किया, 2 बजे सारे चेक को बैकडोर के स्टाफ जो होते हैं वो स्कैन करते हैं। स्कैन करके हर बैंक के अलग अलग चेक को बाइफरकेट कर देंगे, और उसके बाद क्लियरिंग हाउसेस, जो भी क्लियरिंग हाउसेस होता है उसमें सारे चेक स्कैन करके अलग अलग करके दे देंगे। जो क्लियरिंग हाउस होगा वो रिलीवेंट बैंक को, जो जिस बैंक का चेक होगा जितना होगा उसको स्कैन करके भेज देगा सारे बैंक को। और फिर वो क्लियरिंग हाउस जो उस बैंक का होगा वो बेसिकली वहां से कंफर्म कर देगा, ओके कर देगा, हाँ ये ओके है। तुरंत क्या हो जाएगा, चेक आपका क्लियर हो जाएगा। अब ये प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस को हम ट्रंकेटेड चेक बोलते हैं। ट्रंकेटेड चेक का मतलब है कि यहां पे क्लियरिंग के लिए, समझ लो बेटा, क्लियरिंग के लिए फिजिकली बेसिस पे ये चेक नहीं जाता दूसरी बैंक में। जैसे ये चेक किसका था बेटा, पीएनबी का, तो पहले ये फिजिकली मूव होता था पीएनबी के पास। पीएनबी उस चेक को स्टोर कर लेता था और फिर कंफर्मेशन देता था। अब नहीं, अब जिस बैंक में आपने चेक जमा किया है, चेक फिजिकली वहीं पे स्टोर हो जाएगा, बट उसकी एक स्कैन कॉपी केवल जाएगी कंफर्मेशन के लिए। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रंकेटेड चेक। अब तो समझ में आ गया होगा बेटा, ऑनलाइन में बच्चों समझ में आ गया ट्रंकेटेड चेक। अब देखो बुक की लैंग्वेज, अब हम बुक की लैंग्वेज पढ़ा देते हैं। यहां पे लिखा है ए चेक विच इज ट्रंकेटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्लियरिंग साइकिल, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्लियरिंग साइकिल आइदर बाय क्लियरिंग हाउसेज या बैंक, वेदर paying या receipt payment immediately on generating of the electronic okay beta electronic image for transmission या substitute the further physical moment of check in writing। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि भाई ट्रंकेटेड चेक जो ऐसा चेक होता है जो ड्यूरिंग द कोर्स क्लियरिंग साइकिल, मतलब जो साइकिलिंग करके जो चेक क्लियर हो रहा है। आगे लिखा है आइदर बाय क्लियरिंग हाउसेज, मतलब बड़ी, जैसे बेटा दूसरी बैंक का चेक है तो उसके लिए क्लियरिंग हाउसेज बने हैं, उनके क्लियरिंग हाउसेज में जाकर के चेक वहां से कंफर्म हो जाता है, हम स्कैन इमेज चेक बना स्कैन करके उसको भेज देते हैं। या वेदर पेइंग या रिसीट पेमेंट इमीडिएटली ऑन जनरेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इमेज फॉर ट्रांसमिशन, मतलब ट्रांसमिशन जो इलेक्ट्रॉनिक इमेज, मतलब इलेक्ट्रॉनिक इमेज का मतलब यहां पे ये है कि स्कैन करके ओके बेटा, स्कैन करके उसको हम क्या कर देते हैं, भेज देते हैं। और आगे लिखा है द फर्दर फिजिकल मोमेंट ऑफ चेक इन राइटिंग, मतलब बेसिकली रिटेन में फर्दर हमें फिजिकल चेक को मूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो कंसर्न जो बैंक है वहां पे हमें मूव करने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां केवल उसकी स्कैन की कॉपी जाती है। एक बच्चे ने बोला है सर आप तो टॉपिक में इन सिंपल टर्म वाला, अच्छा सिंपल टर्म वाला लिखवाते हैं, वो भी लर्न करना है या वो भी लिखना ही एग्जाम में। बेटा सिंपल सी बात है कि आप उसको एक्सप्लेन करेंगे ना एनालिसिस, तो आप सिंपल टर्म में लिख सकते हैं कि भाई इसका मतलब ये हुआ, क्यों नहीं लिख सकते। आगे एक ही लिखवाना होगा या, अच्छा बेटा देखो ये डिपेंड करता है कि अब जैसे कोई भी डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन तो 2 ही 3 लाइन में खत्म हो गई। अब जरा बताओ 3 नंबर का है तो उसका एग्जैक्टली मतलब क्या हुआ, आप सिंपल वर्ड में चाहें तो उसको लिख सकते हैं, अच्छी बात है, उसको पॉइंट बना के लिख सकते हैं। देखो बेटा एग्जामिनर का पर्पज है कि बच्चे ने कैसा प्रेजेंटेशन दिया है, प्रेजेंटेशन परफेक्ट होना चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट होनी चाहिए आपके राइट ना नोट्स के अंदर, जो भी आपने लिखा है उसके अंदर कंटेंट ज़्यादा हो, इधर उधर की बातें कम होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते, ये बात समझ में आ गई बेटा, वही चीज़ लिखा है। फिर आगे क्या लिखा है, चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। देखो बेटा चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का क्या मतलब होता है, जहां पे जैसे ये प्रैक्टिकली लाइफ में चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म कहां पे अप्लाई होता है, पहले तो समझ लो। चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का जो कॉन्सेप्ट है वहां पे अप्लाई होता है बेसिकली जहां पे
बहुत सारी मात्रा में, बहुत, जैसे कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं। तो जब डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं बेटा, तो ऐसे केस में जरा सोचो, कंपनियों के 10-10 लाख, 15-15 लाख शेयर होल्डर होते हैं। तो सारे शेयर होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कंपनी, इफ कंपनी के डायरेक्टर चेक पे साइन करने लगे, तब तो वो तो बर्बाद हो जाएंगे। दिन भर वो चेक में साइन करते ही उनका टाइम चला जाएगा। तो चेक इन इलेक्ट्रॉनिक एक ऐसा कॉन्सेप्ट राइट ना लॉन्च हुआ, जहां पे क्या होता है कि कंपनी, जिसको एक कंपनी राइट ना बैंक से कंसल्ट करके उनसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जनरेट करा लेती है चेक, और उस पे जो कंपनी के डायरेक्टर होते हैं वो डिजिटली उस पे साइन कर देते हैं, और जिस शेयर होल्डर को जितने अमाउंट देना है उसमें अमाउंट मेंशन कर दिया जाता है। और उसके बाद उस चेक को क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म चेक को सेंड कर दिया जाता है जो भी शेयर होल्डर होते हैं। तो शेयर होल्डर उस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के चेक को क्या करते हैं, बैंक में रिप्रेजेंट करते हैं। तो बैंक को पहले से कंपनी ने क्या कर रखा है, अथोराइज कर रखा है, क्योंकि जो चेक होता है वो बेटा डिजिटल, मतलब डिजिटली लॉग्ड होता है। डिजिटली लॉग्ड का मतलब है कि हर आदमी उसको इनक्रिप्ट नहीं कर सकता, राइट ना। डिजिटली लॉग होगा तो उसमें क्या होगा कि भाई बेसिकली जो चेक की फॉर्मेट, जो चेक है जो भेजा गया है, वो चेक में बैंकर जो होगा, जो अथोराइज पर्सन होगा, वो उसको लॉक डिजिटली साइन करता है। उसके बाद फिर क्या करता है, वो पैसा बैलेंस ट्रांसफर हो जाता है। मेरा कहने का मतलब है, यहाँ लिखा है ए चेक इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मीन्स ए चेक सर्टेन एग्जैक्ट इमेज ऑफ पेपर चेक, मतलब एक इमेज ऑफ पेपर चेक होता है। मतलब इसका मतलब है कि उस पे इमेज ऑफ पेपर एक मेल करके, आपको एक इमेज बना करके चेक का आपको मेल कर दिया जाएगा, जिसमें डिजिटली साइन भी होगा, अमाउंट भी लिखा होगा, आपका नाम भी लिखा होगा। अब रही बात कि आप उसको अपने अकाउंट में कैसे क्रेडिट करेंगे, इसके लिए वो राइट ना लॉक्ड रहता है डिजिटली, उसमें डिजिटली साइन करना होता है, फिर वो पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो आप यहाँ पे बात आती है, डिजिटली साइन करने का मतलब है कि ये बेसिकली कंपनी सिक्योर्ड करके रखती है। जिसके अकाउंट का चेक है वो डिजिटली साइन करके, या तो बैंक को जनरली कंपनी अथोराइज कर देती है कि इस नाम का बंदा है। बैंक जब बंदे को, हमने शेयर होल्डर को वो चेक दिया, तो जब शेयर होल्डर उसको राइट ना पेपर वे में जो है वो ले जाकर के बैंक में जमा करेगा, तो बैंक उसकी स्कैनिंग करके इनक्रिप्ट करती है, उसके लॉक को, जो वो लॉक्ड रहता है उसको इनक्रिप्ट करती है, और उसमें पूरा डेटा आ जाता है कि किसके नाम का ये पेमेंट किया गया है, कितना पेमेंट किया गया है, सारी चीजें क्लियर हो जाती है। फिर बैंक उसके अकाउंट में उस अमाउंट को जिस बंदे का होता है उसके अकाउंट में क्या कर देती है, ट्रांसफर। इसी को बोलते हैं चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। चलिए बेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं। चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ये हमने बता दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट एक बार देख लो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। एक बार प्लीज देखो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। प्लीज आप लोग एक बार पढ़ लो। चेक का मतलब हमने बता दिया, चेक के अंदर हमने बताया कि भाई चेक का मतलब क्या होता है, चेक के अंदर कितनी पार्टी होती हैं। फिर हमने बताया चेक के अंदर दो तरह के चेक और भी इन्वॉल्व होते हैं, ट्रंकेटेड चेक या चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अच्छा, ये बच्चे ने बोला है कि सिग्नेचर के बाद क्या है सर। अच्छा, सिग्नेचर के बाद क्या है, देखो बेटा, सिग्नेचर एंड क्या लिखा है, एजीमेट्रिक मतलब होता है जो लॉक्ड होता है, मतलब सिक्योरिटी लॉक रहता है, जो सिक्योरिटी लॉक रहता है। ओके बेटा, उसी को बोलते हैं। एक होता है ना जैसे इनक्रिप्टेड, मतलब अनलॉक कर देना, लॉक्ड रहता है, इसका मतलब ये हुआ। चलिए, अच्छा बेटा, आप बोल रहे यूट्यूब वाले बच्चों को एक बार आप ना उसमें का कस्टमर केयर में फोन करो ना बेटा। नमन गर्ग बेटा, क्या लिखा है एसिमेट्रिक का मतलब होता है लॉक्ड, मतलब जो सिक्योरिटी लॉक्ड होना चाहिए, सिक्योरिटी लॉक्ड होना चाहिए। सर क्या बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल टू बीरर वैलिड है? यस बेटा, हमने बताया था बिल ऑफ एक्सचेंज चेक बीरर बेसिस पे वैलिड होता है। प्रॉमिजरी नोट अब क्या है बेटा, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई ही बीरर बेसिस पे प्रॉमिजरी नोट इशू कर सकती है ना। बट बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक जो है वो बीरर बेसिस पे इशू
किया जा सकता है और हो ही रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब आप लिखिए बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बेटा प्लीज आप हम लोग से मेरे से कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए। लिखो बेटा। अच्छा ये डबल एस रहेगा क्या इसमें? चेक कर लेना बेटा। मतलब सिक्योरिटी लॉक होना चाहिए, इसका मतलब है सिक्योरिटी लॉक होना चाहिए। ओके बेटा, सिक्योरिटी लॉक। और पूछो। और पूछो बेटा। चलिए, हाँ मोहम्मद सैफ क्या पूछा है बेटा, जल्दी बताओ बच्चे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं बेटा, जल्दी बोलो। आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा। चेक में इलेक्ट्रॉनिक में सेकंड पॉइंट बता दो बेटा। चेक के इलेक्ट्रॉनिक में सेकंड पॉइंट में ये लिखा है एंड इट इज जनरेटेड रिटर्न, मतलब ये जनरेट जो किया जाएगा। ओके, ओके, ये जनरेट किया जाएगा रिटर्न में एंड साइंड इन द सिक्योर सिस्टम। इसमें जो ड्रॉवर होता है वो जो साइन करता है वो सिक्योर्ड। सर आपने बहुत अच्छे से समझा दिया है, अभी नहीं भूलेंगे हम। अच्छा, आगे लिखा है जनरेटेड रिटर्न एंड साइंड इन द सिक्योर्ड सिस्टम, in the secured system, ensuring in the minimum safety standard with the use of digital signature and क्या लिखा है राइट ने एसिमेट्रिक क्रैप्टो सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो चेक होता है, जो चेक ड्रॉ किया जाता है, जो चेक ड्रॉ किया जाता है चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, वो एक तो रिटर्न में जनरेट होगा, इसके अलावा उसमें जो साइन होता है वो सिक्योर्ड सिस्टम रहता है, मतलब लॉक्ड रहता है, लॉक रहता है जिसके अंदर पिन रहती है। बिना वो पिन आप इनक्रिप्ट पिन नंबर डाले वो जब तक वो ओपन ही नहीं होगा। और ये जो राइट ना ओपन होगा वो बेटा उसमें एक डिजिटल सिग्नेचर डीएससी होता है। डिजिटल सिग्नेचर ही हम क्या करेंगे उसमें लगा करके उसको स्टार्ट कर सकते हैं। एंड लिखा है एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, इसका मतलब है लॉक्ड, जो लॉक्ड होता है और इनक्रिप्ट हो सकता है, मतलब अनलॉक हो जाए। ओके बेटा, उसी मतलब ये सिस्टम होता है। बेसिकली इस सिस्टम के बेसिस पे जो चेक इलेक्ट्रॉनिक चेक होता है ना। मेरा कहने का मतलब बस एक लाइन है कि इलेक्ट्रॉनिक चेक के अंदर जो चेक इशू किया जाता है वो सिक्योरिटी लॉक रहता है, मतलब वहाँ पे वो एकदम रिटन और साइंड होगा सिक्योर्ड सिस्टम का। और मिनिमम सेफ्टी स्टैंडर्ड, मतलब जो इस सेफ्टी के लिए जो भी स्टैंडर्ड कोड ऑफ कंडक्ट है उसके अकॉर्डिंग वो मेंटेन रहेगा। और उस वो डिजिटली सिग्नेचर, वहाँ पे हम फिजिकली नहीं कर सकते, डिजिटली सिग्नेचर होगा और उसमें लॉक सिस्टम होगा। जब तक लॉक को अनलॉक नहीं करोगे तब तक वो चेक ओपन नहीं होता है। आगे देखो बेटा, आगे बढ़ते नेक्स्ट, आगे बढ़े। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इसके बाद लिखिए बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। लिखिए, लिखो बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। पहला नंबर डालो बियरर इंस्ट्रूमेंट। फटाफट लिखो बेटा, लिखो ए नेगोशिएबल instrument which is express to payable
payable to bearer या on which last endorsement is blank is blank. आगे लिखो ए, बेटा लिखो प्लीज promissory note can not be bearer and bill of exchange, BE मतलब होता है bill of exchange, can not be made on demand, made payable to on डिमांड. दूसरी बात लिखो बेटा, अभी हम आपको अच्छी तरह से बताएंगे. ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, क्या लिखोगे बेटा? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट. लिखिए ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. फटाफट लिखो बेटा प्लीज, फटाफट लिखिए बेटा. which is express, which is payable to particular person या payable to a particular person on, लिखो बेटा, his order. या payable to order of a particular person. नेक्स्ट लिखो बेटा इनलैंड एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट. बेटा अभी हम अच्छी तरह से बताएंगे. पहला नंबर डालो इन लैंड इंस्ट्रूमेंट. इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट लिखो बेटा. an instrument which is draw and payable, which is an payable in India या drawn on resident, a person in India.
is called inland is called inland instrument. B number, लिखो बेटा. An instrument which is not an inland instrument is called foreign इंस्ट्रूमेंट. बेटा लिखो, हम आपको अच्छी तरह से बताते हैं. बेटा प्लीज लिखिए. फिर लिखो बेटा फॉरेन इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी protected for dishonored if such protest is required by the law of such place where it is drawn. बेटा अभी हम अच्छी तरह से बताएंगे. प्लीज आप लिखिए. लिखिए बेटा, प्लीज लिखिए. लिखिए बेटा. बच्चे नेक्स्ट. बेटा लिखो फटाफट, 1 सेकंड में आ रहा हूं.
चलिए स्टार्ट करें। नेक्स्ट लिखो बेटा। पहले इतनी बात समझा देते हैं हम आपको। इधर देखिए, लिख लिया बेटा? बच्चे बताइए प्लीज, बताओ बेटा। डन? वरुण बेटा कर लिया? चलिए, मोहम्मद बेटा ने कर लिया। चलिए, कोमन डन, नमन गुड। अब हम बोलना स्टार्ट करते हैं बच्चे। एक बार गुड बेटा, गुड। चलिए, अब हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, सामने देखिए। अब हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि बियरर इंस्ट्रूमेंट, मतलब क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोग टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ेंगे बेटा? टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इसमें सबसे पहली चीज क्या दे रखी है? सबसे पहली चीज दे रखी है बियरर इंस्ट्रूमेंट। क्या दे रखा है बेटा? बियरर इंस्ट्रूमेंट। देखिए, बियरर इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है ब्लैंक, जो हमने आपको पढ़ाया था ना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दो तरह से। तो वही चीज अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ लिखा है बियरर का मतलब ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच इज एक्सप्रेस टू पेबल टू बियरर या ऑन विच लास्ट इंडोर्समेंट इज इन ब्लैंक। मतलब इसका मतलब है कि बियरर इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि पहले से एक्सप्रेस होता है ब्लैंक बेसिस पे, पहले से क्लियर रहता है कि ये इसमें किसी पेई का नाम मेंशन नहीं है। एक्सप्रेस होता है पेबल टू बियरर बेसिस पे, पहले से मेंशन रहता है, या ऑन विच लास्ट इंडोर्समेंट इज ब्लैंक, या तो जो लास्ट इंडोर्समेंट है वो ब्लैंक हो। अब आप बोलेंगे सर ये लास्ट इंडोर्समेंट क्या है? मतलब जिस बंदे ने चेक को बैंक में प्रेजेंट किया है, उस बंदे को जो चेक मिला हो उसके नाम से ना मिला हो, ब्लैंक मिला हो, फिर उसने उस पे अपना नाम मेंशन करके वो चेक को क्या कर दिया? बैंक में प्रेजेंट कर दिया। ये इसका मतलब है, समझ गए? चलिए, आगे लिखा है ए प्रोमिजरी नोट। हमने पढ़ाया था प्रोमिजरी नोट बियरर नहीं हो सकता, केवल आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट को छोड़ करके। यहां लिखा है कि प्रोमिजरी नोट कैन नॉट बी बियरर। ओके बेटा, प्रोमिजरी नोट बियरर नहीं हो सकता। एंड बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी मेड पेबल टू बियरर ऑन डिमांड। ऑन डिमांड बेसिस पे क्या होता है जरा बताओ बेटा? चेक होता है। क्या होता है? चेक। तो इसने ये भी बोला है कि जो बियरर बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, ओके बेटा, कैन नॉट बी मेड पेबल टू बियरर ऑन डिमांड। मतलब ऑन डिमांड बेसिस पे ये पेबल, बियरर बेसिस पे नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है बेटा? ये तो हमने बता दिया बियरर इंस्ट्रूमेंट। फिर आगे लिखा है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। ऑर्डर मतलब अकाउंट पे, जो हमने पढ़ाया था आपको। यहां पे लिखा है ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच इज पेबल टू पर्टिकुलर पर्सन, या तो वो इंस्ट्रूमेंट जो किसी पर्सन को पेबल हो, या तो ऐसे बोल सकते हो ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच इज एक्सप्रेस टू सो पेबल टू पर्टिकुलर पर्सन। आपकी मर्जी, जैसे आपने वहां लिखा था। ओके, मतलब जो किसी पर्टिकुलर पर्सन को दिया जाना है, या पेबल टू ए पर्टिकुलर पर्सन, या ऑन ऑर्डर, ऑन हिज या और हिज ऑर्डर, या उसके ऑर्डर पे किसी दूसरे पर्सन को दिया जाना है, या पेबल टू ऑर्डर ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, या किसी के ऑर्डर पे पर्टिकुलर पर्सन को दिया जाना है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। मतलब एक लाइन में समझना, इतनी चाह, ये तो सब बुक की लैंग्वेज है। बेसिकली ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का मतलब है एक लाइन में समझना है, कुछ भी याद नहीं रखना है। ऐसा इंस्ट्रूमेंट विच इज एक्सप्रेस to be so payable on order to a particular person name, या हिज ऑर्डर किसी के दूसरे पर्सन के नाम पे, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट।
ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट जनरली हम इसको क्या बोल सकते हैं, अकाउंट पे ही। चलिए दूसरी बात कर लिया। नेक्स्ट हमने क्या लिखा है जरा देखो बेटा, नेक्स्ट हमने लिखा है इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। बेटा इनलैंड इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि जब हम ये कंडीशन सेटिस्फाई करें, इनलैंड का मतलब होता है कि जो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इंडिया में ड्रॉ भी होना चाहिए और इंडिया में क्या होना चाहिए, पेबल भी हो, ड्रॉ एंड पेबल इन इंडिया। मतलब इनलैंड इंस्ट्रूमेंट का मतलब वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इंडिया में ड्रॉ भी किया जाए और इंडिया में पेबल भी हो, मतलब दिया भी जाना है इंडिया में और ड्रॉ भी इंडिया में किया जाए। एक तरीका तो ये हो गया। या दूसरा भी तरीका है, ड्रॉ ऑन ए पर्सन, या तो किसी ऐसे पर्सन के ऊपर ड्रॉ किया जाए जो रेजिडेंट इन इंडिया है, जो कि क्या है बेटा, रेजिडेंट इन इंडिया है। आगे इज कॉल्ड इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, इज कॉल्ड इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब हमने ये बताने की कोशिश की, एक लाइन में समझना है तो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि जो पहला पॉइंट कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो ड्रॉ भी इंडिया में हो। अब आप बोलेंगे ड्रॉ क्या होता है बेटा, हमने बताया था कि बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी होती हैं, चेक में 3 पार्टी होती हैं, हाँ प्रॉमिजरी नोट में कितनी पार्टी होती हैं, 2 पार्टी होती हैं। तो जो बिल ड्रॉ करता है, जो ड्रॉवर है, जो ड्रॉ कर रहा है, वो ड्रॉ जो किया जा रहा है वो कहाँ पे किया जा रहा है। ओके बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब ड्रॉवर का प्लेस क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, ड्रॉवर जो है उसका प्लेस क्या है। क्लियर। चलिए, तो ड्रॉवर जो ड्रॉ भी इंडिया में किया गया हो और पे भी इंडिया में किया गया हो, पेबल भी इंडिया में हो, मतलब जिसको दिया जाना है वो बंदा कहाँ का है, जिसको दिया जाना है वो बंदा कहाँ का है, वो भी बंदा इंडिया का हो। तो ये हो गया ड्रॉ एंड पेबल। क्लियर। दूसरी बात हमने बोली, या तो ड्रॉ किया जाए किसके ऊपर, कोई ऐसा पर्सन जो इंडिया का रेजिडेंट पर्सन है, जो इंडिया का क्या है, रेजिडेंट। इसका मतलब है, यहां देखो लिखा है बेटा, पढ़ो, यहां लिखा है ड्रॉ ऑन ए पर्सन, मतलब या तो कि उस पर्सन के ऊपर ड्रॉ किया जाए, उस पर्सन के ऊपर ड्रॉ किया जाए, मतलब ड्रॉई है ना बेटा, जो ड्रॉई बंदा है जिससे पैसा देना है वो क्या होना चाहिए, इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। तो ऐसे केस में ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलेंगे, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है बेटा, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। क्या लिखा है, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। देखो बेटा, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इसमें लिखा है एन इंस्ट्रूमेंट विच इज नॉट एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। मतलब फॉरेन इंस्ट्रूमेंट में हमें कुछ नहीं याद रखना है, हमें बस ये याद रखना है कि भाई जो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं होता उसी को हम क्या बोलते हैं, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। मतलब फॉरेन इंस्ट्रूमेंट भी आएगा तो भी आपको इनलैंड तो लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब रही बात कि भाई कुछ अलग से पॉइंट याद रखना है। इसमें लिखा है फॉरेन इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फॉर डिसऑनर्ड, मतलब जो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट होता है वो डिसऑनर्ड होने से प्रोटेक्ट किया होगा। इफ सच प्रोटेक्ट इज रिक्वायर्ड, if such protect is required by the law of such place where it is draw, मतलब if वहां पे जहां पे बेसिकली उस जगह जहां पे ये ड्रॉ किया गया है वहां की लॉ ने उसको प्रोटेक्ट कर रखा है तो। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते। मतलब इस लाइन की हिंदी हो गई कि जो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है मस्ट बी प्रोटेक्टेड फॉर, मतलब डिसऑनर्ड होने पे उस वहां पे उसकी प्रोटेक्ट किया जाता है। प्रोटेक्ट का मतलब है कि जो चेक डिसऑनर्ड हुआ, जिस बंदे ने पैसा नहीं दिया, वो उस जिस जगह डिसऑनर्ड हुआ, जिस कंट्री में चेक डिसऑनर्ड हुआ, वहां उसको सेफ्टी दी जाएगी। मतलब जैसे हमने किसी को 50,000 का चेक दिया और हमने दिल्ली का चेक दिया, वो बंदा फॉरेन का है और वो चेक मेरा बाउंस हो गया, तो उस बंदे को इंडिया मतलब दिल्ली के अंदर जो लॉ है, कोर्ट है, वो हमें प्रोटेक्ट करके वो हमारे अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरी बात कर लेते हैं बेटा, सी नंबर की बात करते हैं। सी नंबर में क्या लिखा है, अच्छा एक मिनट,
हमने कितने बता दिए बेटा आपको? पहला हमने बता दिया बियरर इंस्ट्रूमेंट, दूसरा क्या बता दिया? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, तीसरा क्या बता दिया हमने आपको? इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। अब चौथा लिखो बेटा, लिखिए बच्चे, चौथा लिखिए डिमांड एंड टाइम इंस्ट्रूमेंट। लिखिए बेटा, डिमांड एंड टाइम इंस्ट्रूमेंट। चलिए बेटा, आप लिखिए पहले, बोले, लिखिए बेटा, यहां लिखिए एन इंस्ट्रूमेंट, एन इंस्ट्रूमेंट इज पेबल ऑन डिमांड when it is expressed to be so payable। वही रटी रटाई बात, या when no time is specified on it is called डिमांड इंस्ट्रूमेंट। दूसरी बात लिखो बेटा, एन इंस्ट्रूमेंट which is payable after which is payable after a specified period, अरे स्पेसिफाइड पीरियड या हैपनिंग ऑफ ए स्पेसिफाइड इवेंट which is certain। लिखो बेटा, certain is called time इंस्ट्रूमेंट। लिखिए बेटा, इज कॉल्ड टाइम इंस्ट्रूमेंट। फटाफट लिखिए बच्चे प्लीज, अभी हम अच्छी तरह से बताएंगे आपको। नेक्स्ट लिखो बेटा, इन कोट इंस्ट्रूमेंट। इन कोट इंस्ट्रूमेंट लिखो, an instrument complete in some respect is known as a इन कोट होना चाहिए ना बेटा, ए भी रहेगा, सॉरी।
in court instrument. नेक्स्ट लिखो बेटा, when, लिख लिया, लिखो बेटा, when a person sign and deliver, when a person and to another a blank या incomplete blank instrument like forget to pay stamp duty, forget to mention date, etc. and authorized person to make and complete upon it for any amount not exceeding the amount covered by the stamp. अभी हम अच्छी तरह से बताते हैं बेटा, प्लीज। अच्छा बेटा, हाँ, ये पांचवा पॉइंट है बच्चे। ये कौन सा पॉइंट है बेटा? पांचवा पॉइंट है। अब आप बेटा लिखो छठा पॉइंट, एमबी एम्बिगिवस। बेटा लिखो, हम आपको अच्छी तरह से बताएंगे, प्लीज लिखो बेटा, सब बताएंगे। शिवांशु, आप एकदम परेशान मत हो, आप लिखो व्हेन एन इंस्ट्रूमेंट ड्यू टू faulty drafting may be interpreted either as a बिल या नोट। बिल मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज,
या PN, PN मतलब प्रोमिजरी नोट, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट। पहली बात बेटा भी अच्छी तरह से बताएंगे। दूसरी बात लिखो डिपेंड अपॉन होल्डर how he want to the bill to be treated। लिखो बेटा प्लीज, लिखे बेटा, आपको अच्छी तरह से समझाते हैं हम आपको। लिखिए बेटा। बेटा कल कोई संडे को क्लास है क्या आप लोग की? बच्चे कल कोई संडे को क्लास है आपकी? मेरे बच्चों कल कोई संडे की क्लास है आपकी? बेटा हमें बताओ कोई संडे की क्लास है क्या? अच्छा, कै बजे से कै बजे तक है सर की? कै बजे है बेटा? कितने बजे है? कितने बजे से कितने बजे तक? कितने बजे से कितने बजे तक? 9 से 11। अच्छा अच्छा अच्छा, 9 से 11 है। चलिए फिर जैसा होगा हम आपको बता देंगे। हम सोच रहे थे मेरी भी 1 घंटे 1.5 घंटे क्लास बची हुई है, तो कल इसको ख़त्म ही कर देते हैं, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, है ना बेटा। फिर हम लोग 5 तारीख से राइटिंग सेशन पे, और शाम को रिविजनरी क्लास चलती है बेटा, आप लोग शायद ज्वाइन नहीं करते हैं। शाम को आपकी पार्टनरशिप की क्लास चलती है। हाँ बेटा सर आप रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी पढ़ा देना एक दिन। कोई नहीं बेटा पढ़ा देंगे, क्या बात करते हो, वैसे आप 11 12 पढ़ते चले आ रहे हो, पढ़ा देंगे बेटा, कोई बात नहीं, आप एकदम टेंशन फ्री रहिए। और बताओ, वो सब तो प्योर मतलब पढ़ने वाली चीज़ है, उसमें तो कोई चीज़ है ही नहीं पढ़ाने वाली चीज़। कोई बात नहीं, मैं पढ़ाऊंगा, आप एकदम टेंशन मत लीजिए। ओके बेटा, चलिए स्टार्ट करें। बेटा आप एकदम टेंशन मत लीजिए, मैं सारी चीज़ आपको बताऊंगा। ओके, चलिए बेटा अब हम एक बार फिर से बता देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है बेटा देखते हैं एक बार। अभी हमने फॉरेन इंस्ट्रूमेंट बता दिया, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बता दिया, डिमांड। अब हम लोग पढ़ते हैं बेटा, फिर से देखिए नेक्स्ट पॉइंट है डिमांड एंड टाइम इंस्ट्रूमेंट। क्या दे रखा है? डिमांड एंड टाइम इंस्ट्रूमेंट। बेटा देखो इसमें लिखा है डिमांड। डिमांड कौन सा होता है? चेक, याद है ना? चेक जो पेबल होता है वो ऑन डिमांड होता है, आज ही आपने पढ़ा था सेक्शन 6 में। तो अब वही चीज पढ़ने जा रहे हैं, डिमांड इंस्ट्रूमेंट किसे बोलते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे टाइम इंस्ट्रूमेंट किसे बोलते हैं। चलिए यहाँ पे लिखा है एन इंस्ट्रूमेंट इज पेबल ऑन डिमांड। मतलब डिमांड इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो कि डिमांड के बेसिस पे, जो पेबल किसके बेसिस पे हो? डिमांड, विच इज विच इट इज एक्सप्रेस टू सो पेबल। मतलब जो कि पहले से ये चीज दिया हो कि भाई ये डिमांड के बेसिस पे पेबल होंगे, पेबल होगा। या हु हु नॉट टाइम इज राइट ना, हु नॉट टाइम इज स्पेसिफाइड ऑन इट। या यहाँ पे लिखा है पेबल या हु नो टाइम, नो टाइम इज
या तो जो कि नो टाइम इज स्पेसिफाइड ऑन इट, या तो जिस पे टाइम मेंशन ना हो, राइट ना, जिस पे कि टाइम, राइट ना, हु क्या होना चाहिए बेटा, ये लैंग्वेज गलत नहीं है, लिखा है एक्सप्रेस या हु नो टाइम इज स्पेसिफाइड ऑन इट इज कॉल्ड डिमांड। हु कुछ लैंग्वेज सही नहीं है ना बेटा, व्हेन, अब सही है, व्हेन नो टाइम इज स्पेसिफाइड ऑन इट, मतलब इसको हम बोल सकते हैं डिमांड इंस्ट्रूमेंट का मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो पेबल ऑन डिमांड हो, विच इट इज एक्सप्रेस टू सो पेबल, मतलब ऐसा ही ओके बेटा पेबल हो, या व्हेन नो टाइम इज स्पेसिफाइड ऑन इट, मतलब या तो जब स्पेसिफिक टाइम जो है वो स्पेसिफाइड ना हो, इस कॉल्ड क्या लिखा है बेटा, डिमांड इंस्ट्रूमेंट, इसे क्या बोलते हैं, डिमांड। अब आप बोलेंगे कि सर जब चेक डिमांड इंस्ट्रूमेंट होता है तो चेक में तो टाइम मेंशन होता है, तो आपने यहां ऐसा क्यों लिख दिया कि व्हेन नो टाइम इज स्पेसिफाइड, ओके, वे राइट ना, व्हेन नो टाइम इज स्पेसिफाइड ऑन इट, जिस पे टाइम स्पेसिफाइड ना हो। बेटा आपको पता है कि चेक, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में, कि जो चेक होता है, चेक पे जो टाइम डेट मेंशन होती है उससे अगले 30 दिनों तक, अगले 30 दिनों तक बेसिकली क्या होता है बेटा कि हम कभी भी, राइट, 30 दिनों नहीं, अब तो 90 डेज हो गए, 90 डेज तक हम कभी भी चेक को प्रेजेंट करके उसे इनकैशमेंट करा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ लिखा, या व्हेन नो टाइम इज स्पेसिफाइड ऑन इट, इट इज कॉल्ड क्या लिखा है बेटा, डिमांड इंस्ट्रूमेंट। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा है, एन इंस्ट्रूमेंट विच इज पेबल आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड, या तो, और दूसरी बात करें, इधर देखिए बेटा, इसको हम बोल सकते हैं, पहले वाले पॉइंट को क्या बोल सकते हैं, डिमांड इंस्ट्रूमेंट, ये तो हमने वैसे लिख ही दिया है डिमांड इंस्ट्रूमेंट, ओके बेटा, और दूसरे को फिर हम क्या बोलेंगे, टाइम इंस्ट्रूमेंट। टाइम का मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट विच इज पेबल आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड, मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो स्पेसिफाइड पीरियड के बाद दिया जाना है, या हैपनिंग ऑन ए स्पेसिफाइड इवेंट, हैपनिंग ऑन स्पेसिफाइड इवेंट का मतलब यहां पे है कि जैसे इवेंट डेथ होना। एक बात समझ लो बेटा, हमने आपको पहली क्लास में पढ़ाया था कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए वो सर्टेन होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए। तो जैसे एक्स ने वाई से प्रॉमिस किया कि मैं 5 लाख रुपए पे करूंगा जब जेड की डेथ हो जाएगी, तो आप बोलेंगे कि सर ये तो कंडीशनल है। नहीं बेटा, डेथ की जो डेथ चीज होती है, डेथ वर्ड होता है, वो सर्टेन होता है, क्योंकि मृत्यु तो सबकी निश्चित है, आज हमें जाना है, कल दूसरे को जाना है, सबको जाना ही जाना है। तो यहां पे मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इसलिए इसने यहां पे क्या वर्ड यूज किया है बेटा, हैपनिंग ऑफ ए स्पेसिफाइड इवेंट। हैपनिंग ऑफ ए स्पेसिफाइड इवेंट का मतलब ही यही होता है। ये मतलब क्या होता है कि भाई जब फ्यूचर में कोई इवेंट हैपन हो जाए, तो उस तरह का जब हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ करते हैं, तो उस तरह के इंस्ट्रूमेंट को हम टाइम इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइम। लिखा है विच इज सर्टेन, लेकिन जो हैपन होगा फ्यूचर में वो चीज सर्टेन होना चाहिए। जैसे डेथ क्या है बेटा, सर्टेन है, डेथ क्या है, सर्टेन है, जो पक्का है, मृत्यु सबकी होनी है। ओके, यहां पे लिखा है इस कॉल्ड, उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलते हैं, टाइम। तो हमने क्या सीखा, डिमांड और टाइम। टाइम इंस्ट्रूमेंट का मतलब सीखा कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि पेबल होता है एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड पीरियड के बाद, या हैपनिंग ऑफ ए स्पेशल इवेंट, जो कि सर्टेन होना चाहिए। हैपनिंग ऑफ स्पेसिफिक इवेंट, जो हैपनिंग ऑफ स्पेसिफिक इवेंट हो, लेकिन वो क्या होना चाहिए, सर्टेन हो, कि भाई आज नहीं कल तो होना ही होना है। चलिए ये बात भी हमने समझ ली। फिर अब हम लोग नेक्स्ट लिखा है बेटा, इन कोर्ट इंस्ट्रूमेंट। क्या लिखा है, इन कोर्ट इंस्ट्रूमेंट। अब हम इन कोर्ट की बात कर लेते हैं। देखो बेटा, इन कोर्ट इंस्ट्रूमेंट में लिखा है एन इंस्ट्रूमेंट
इनकम्प्लीट इन सम रिस्पेक्ट, मतलब जैसे आपने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा होगा, सर ने पढ़ाया होगा अनइनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट, वहां पे क्या बताया गया होगा कि अनइनफोर्सिबल का मतलब दोज कॉन्ट्रैक्ट विच इज इनफोर्सिबल, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो इनफोर्सिबल तो है बट ड्यू टू टेक्निकल फॉल्ट, ड्यू टू माइनर डिफेक्ट इट बिकम अनइनफोर्सिबल, वो अनइनफोर्सिबल हो गया है। एंड वेनेवर टेक्निकल डिफेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट बिकम इनफोर्स, याद है ना? वही चीज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में उसी वर्ड को हम इन कोर्ट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। इन कोर्ट इंस्ट्रूमेंट का मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो प्रॉपरली कंप्लीट नहीं है। वेनेवर जब ये प्रॉपरली कंप्लीट हो जाएगा, मतलब जो माइनर डिफेक्ट उसमें पेंडिंग है, जब वो प्रॉपरली कंप्लीट हो जाएगा फिर से वो इनफोर्स हो जाएगा। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? इन कोर्ट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इन कोर्ट, मतलब माइनर एक्ट कोई आउटस्टैंडिंग है, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर क्या है, जैसे डेट लिखना भूल गए, अमाउंट लिखना भूल गए, पार्टी साइन करना भूल गई, मतलब छोटी मोटी गड़बड़ी। इधर देखिए बेटा, यहां लिखा है एन इंस्ट्रूमेंट इनकम्प्लीट इन सम रिस्पेक्ट इज नोन एज ए इन कोर्ट इंस्ट्रूमेंट, पॉइंट नंबर फर्स्ट। आ गई बात वही। नेक्स्ट लिखा है व्हेन ए पर्सन साइन एंड डिलीवर टू अनदर ए ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट। ओके बेटा, ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट जैसे किसी पर्सन को हमने बेसिकली बिना साइन किए हुए ब्लैंक बेसिस पे दे दिया, तो बेटा अनटिल एंड अनलेस जब तक कि वो बंदा राइट पेई का नाम उस चेक पे मेंशन नहीं कर देता, तब तक उसे हम इन कोर्ट इंस्ट्रूमेंट मानेंगे। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, फॉरगेट टू पे स्टैम्प ड्यूटी, या तो जैसे हमने बिल ऑफ एक्सचेंज बना दिया, प्रोमिजरी नोट बना दिया, लेकिन अभी तक उस जो प्रोमिजरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया उस पे स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं की है। ओके बेटा, उसको पे करना या लगाना भूल गए, तो इसका मतलब अभी पेंडिंग है ना, जब तक ये कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक वो इन कोर्ट इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। या फॉरगेट टू मेंशन डेट, अरे भाई जो बियर ड्रॉ हो रहा है 2 महीने, 1 महीने, 4 महीने, तो डेट तो मेंशन होनी चाहिए ना कि भाई किस दिन ये बियर ड्रॉ हो रहा है, क्योंकि जो डेट मेंशन होगी तभी तो हम 3 महीने के बाद उस डेट से 3 महीने काउंट करेंगे। डेट लिखना पार्टी भूल गई। तो ये छोटी छोटी, या जैसे आप यहां पढ़ने के आ रहे थे, आपके पेरेंट्स ने आपको एक ब्लैंक चेक साइन करके दे दिया, बेटा आप जा रहे हो इंक्वायरी करने के लिए, जो भी फीस होगी इस फीस को उस अमाउंट में अमाउंट मेंशन करके और पार्टी टॉपर क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ये चीज क्या कर देना, मेंशन करके उनको हैंड ओवर कर देना। तो जो आपके पेरेंट्स ने आपको ब्लैंक चेक दिया, केवल चेक पे साइन करके, बाकी कुछ भी चीज कंप्लीट नहीं है। ओके बेटा, तो जब तक वो चेक जो है वो आपके हाथ में जो है वो इन कोर्ट इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा, तब तक माना जाएगा जब तक कि उस चेक पे अमाउंट आप नहीं लिख देते हो, टॉपर क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिख देते हो, बैक साइड में अपनी डिटेल नहीं लिख देते हो, तब तक वो इन कोर्ट इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। आगे लिखा है एन अथोराइज पर्सन टू मेक एंड कंप्लीट। आगे बात वही कि जैसे पापा ने आपको दिया है ना, तो यहां पे अथोराइज पर्सन आप हो गए, तो आप जब तक उसको कंप्लीट नहीं कर लेंगे नहीं होगा। फॉर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग अमाउंट कवर्ड बाय द स्टैम्प ड्यूटी। अच्छा, ये बात भी आपको याद रखनी है कि भाई उसमें आप उतना ही अमाउंट मेंशन कर सकते हैं जितना एज पर द स्टैम्प ड्यूटी के अकॉर्डिंग। अच्छा बेटा, चेक में तो स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती है, तो चेक में जैसे पापा ने चेक तो बनाया, इधर देखिए बेटा, चेक तो बनाया, बट पापा ने ऐसे एरो खींच करके वहां लिख दिया नॉट अबव ₹30,000। इसका मतलब है कि जो आप अमाउंट यहां मेंशन करेंगे वो कभी भी 30,000 से ज्यादा नहीं मेंशन कर सकते। इफ 30,000 से ज्यादा मेंशन करोगे तो चेक क्या हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा। यहां पे पापा लिख सकते हैं या चेक के फ्रंट पे लिख सकते हैं नॉट अबव 30,000। तो जब ये मेंशन कर दिया तो वो नहीं माना जाएगा। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने इन कोर्ट इंस्ट्रूमेंट बता दिया। अब हम बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट लिखा है
एम्बिगिवस इंस्ट्रूमेंट। एम्बिगिवस इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि व्हेन एन इंस्ट्रूमेंट ड्यू टू फॉल्टी ड्राफ्टिंग, मतलब एम्बिगिवस इंस्ट्रूमेंट का मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो क्लियर ना हो। मतलब एम्बिगिवस ड्राफ्टिंग का, एम्बिगिवस इंस्ट्रूमेंट में ये हुआ कि जहां पे बेसिकली जो ड्राफ्ट किया गया, मतलब जो प्रोमिजरी नोट बनाया गया या बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया गया, बनाते समय पार्टी ने ड्राफ्टिंग सही नहीं की। ड्राफ्टिंग नहीं सही होने की वजह से ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये भाई है क्या, ये बिल ऑफ एक्सचेंज है या प्रोमिजरी नोट है। बेटा एक वर्ड हमने बताया था, शायद आप लोग याद होगा, प्रोमिजरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज में, ड्राफ्टिंग में थोड़ा सा डेफिनेशन में एक ही चीज डिफरेंस होता है, वो प्रोमिजरी नोट अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होता है, याद है, और जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है वो अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। तो ड्राफ्टिंग के समय ये चीज में कुछ गड़बड़ी हो गई तो यही क्लियर नहीं हो पाएगा कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज है या चेक है। तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलेंगे, एम्बिगिवस इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, जल्दी बोलो, एम्बिगिवस इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे, राइट। चलिए बेटा अब एक बार आप लोग पढ़ लो, फिर आगे हम लोग एक और सेक्शन कवर करते हैं, सेक्शन 14। प्लीज फटाफट देखो बेटा, जल्दी, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो प्लीज बेटा, फटाफट देखिए बच्चे, फटाफट देखिए बेटा, कोई प्रॉब्लम है प्लीज पूछो, फटाफट प्लीज बच्चे प्लीज पढ़िए। हाँ सर, इनका दूसरा पॉइंट बता दो, किसका बेटा दूसरा पॉइंट बच्चे, अच्छा दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट में कुछ है ही नहीं बेटा। दूसरा पॉइंट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच इज पेबल टू पर्टिकुलर पर्सन या पे टू पर्टिकुलर पर्सन या हिज ऑर्डर, मतलब किसी पर्सन के नाम पे दिया जाए या पर्सन के कहने पे किसी दूसरे के नाम पे इंडोर्स कर दिया जाए, या पेबल टू ऑर्डर ऑफ पार्टी, या उसके ऑर्डर पे और किसी को दिया जाए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलते हैं, ऑर्डर। फिर एक बच्चे ने बोला कि भाई फॉरेन इंस्ट्रूमेंट बताइए। अच्छा बेटा, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट में हमने बताया, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट का मतलब इसमें कुछ नहीं याद रखना है। अच्छा, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट का दूसरा पॉइंट, ओके ओके बेटा, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट में ये बोला गया है कि जो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है उसमें ज्यादा प्रोटेक्शन मिलता है, जो पार्टी को प्रोटेक्शन मिलता है वो ज्यादा मिलता है। ज्यादा का मतलब देन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि ये फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है इसलिए जो प्लेस होता है, प्लेस का मतलब जहां पे बेसिकली ये ड्रॉ करके डिसऑनर्ड हुआ है, वहां का प्लेस के अकॉर्डिंग जो लॉ होगा, जो कानून होगा, वो कानून फॉरेन इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग सपोर्ट करेगा। मतलब फॉरेन इंस्ट्रूमेंट में ये बताया जा रहा है कि भाई कि जिस जगह ये फॉरेन इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर्ड होता है वहां की जगह का लॉ देखा जाता है। मतलब वो इंडिया है, फॉरेन है, कहाँ है, क्या है, तो वो कंट्री का जो लॉ होगा उस लॉ के अकॉर्डिंग उसको प्रोटेक्शन मिलेगी। समझ गए ना बेटा। जैसे आप कहीं फॉरेन जा रहे हो, अब यहाँ पे राइट ना, वहाँ फॉरेन कंट्री में पकड़े गए, तो फॉरेन कंट्री में पकड़े गए तो इंडियन लॉ थोड़ी ना लगेगा, क्या लगेगा जरा बताओ, फॉरेन लॉ लगेगा। जैसे आप इंडिया में पकड़े गए फॉरेनर हो तो इंडिया के लॉ लगेगा। वैसे ही बेटा जब चेक बाउंस होता है तो जिस जगह बाउंस होगा वो प्लेस क्या है, वो प्लेस देखा जाएगा, उस प्लेस के अकॉर्डिंग जो वहाँ का लॉ है उस लॉ के अकॉर्डिंग आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, बात खत्म। और बोलो बेटा। हाँ बेटा 100% अगली क्लास में खत्म हो जाएगा। चलिए एक लास्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा लिखवा देते हैं बेटा, फिर अगली क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। फटाफट लिख लीजिए बेटा। चलिए नेक्स्ट लिखिए सेक्शन 14। सेक्शन 14 नेगोशिएशन। बेटा लिख लेते हैं, अगली क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे आप लोग से अच्छी तरह से, है ना। लिखो बेटा। लिखो
ट्रांसफर ऑफ ए पर्सन। हाँ बेटा, अकाउंट की क्लास होगी। लिख लो बेटा, अगली क्लास में बता देंगे। सच या क्लास ओवर कर दे, अगली क्लास में ही बताएं। 2 मिनट लगेगा बेटा। वॉलेंट्री या तो इसको रहने दो, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। लिखो बेटा, लिखिए बेटा, ये लिख लीजिए। अगली क्लास में इसके बारे में बताएंगे। प्लीज फटाफट लिख लीजिए बेटा, अगली क्लास में इसके बारे में बताएंगे। ये बेटा ना ऐसे गलत लिख रहा था हमें सेक्शन, इसलिए हमने लिखा। ये 47 48 है। लिख लो बेटा, अगली क्लास में बताएंगे। अगली क्लास में सर से बात करके सर की क्लास कैसे होगी एक बार देख लेंगे। तो एक क्लास बेटा अभी नेगोशिएबल में लगेगा अच्छी तरह से समझने के लिए, है ना। और आप बोल रहे हैं कि एक क्लास इंट्रोडक्शन भी पढ़ा दीजिए, पहला यूनिट, वो भी मैं पढ़ा दूंगा बेटा, आप एकदम टेंशन ना लो। ओके, तो मैं डिस्कस कर लूँगा, आप एकदम टेंशन मत लीजिए बेटा। ओके, और किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो पूछो, इसके बारे में अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेगोशिएशन क्या होता है। वैसे नेगोशिएशन का मतलब एक साइड एक लाइन में समझना है, ट्रांसफरिंग प्रोसेस, मतलब जैसे एक पर्सन, चलो अगली क्लास में बताएंगे, छोड़ो। ओके बेटा, आज हमने क्या क्या पढ़ा एक बार याद दिला देते हैं। आज हमने चेक के बारे में सेक्शन 6 सीखा, फिर हमने ट्रंकेटेड चेक सीखा, फिर इलेक्ट्रॉनिक चेक सीखा, फिर हमने क्या सीखा बेटा, इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सीखा, उसके अंदर सारी चीज़ें सीखी। अब हम लोग ने उसके बाद स्टार्ट किया सेक्शन 14 नेगोशिएशन।
अब अगली क्लास में इसके आगे जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स बचे हैं वो पढ़ेंगे, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इफेक्ट ऑफ डिसऑनर्ड चेक, ये जरूर अगली क्लास में पढ़ना है, 100% एग्जाम में आता है। इफेक्ट, कोई भी चेक डिसऑनर्ड होता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है। ओके बेटा, ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तरह मेहनत करो बेटा, कोई प्रॉब्लम है विदाउट हेजिटेशन हमसे डिस्कस करो। और 2 बजे 5 अगस्त से हम राइटिंग सेशन रख रहे हैं, वो सब पहले हम कराएंगे। पहले हम स्पेशल कॉन्टेक्ट के क्वेश्चंस कराएंगे, फिर हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चंस कराएंगे, फिर हम जितने भी आपके डिफिकल्ट लगते हैं क्वेश्चन सारे क्लास में रिटन नोट्स में कराएंगे। आप एकदम टेंशन मत लीजिए, आप हो तो मैं हूँ। ओके बेटा, और कोई प्रॉब्लम है विदाउट हेजिटेशन आप डिस्कस कर सकते हो।